हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस के बारे में। और बातें बजाज फाइनेंस के बारे में दिल खोल के करूँगा। और आपको एक बात बड़ी साफ साफ जो है नज़र आ रही होगी कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस स्क्रीन के ऊपर आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड के मीटिंग की टाइमिंग नज़र आ रही होगी। 11 बजे सॉरी स्टार्ट हुई और 1:15 तक मीटिंग चली। और यहीं पर देखिएगा उन्होंने रिजल्ट की अनाउंसमेंट की और बीएससी को जो है इन्फॉर्मेशन और एनएससी को जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने अपलोड की। बजाज फाइनेंस के बारे में मैं रिजल्ट एनालिसिस करूं तो मैंने जो सबसे पहली बात आपके साथ शेयर करनी है कि मैं इसको बिल्कुल आसान भाषा के अंदर आपको समझाने वाला हूं। दूसरी बात यह कि बजाज फाइनेंस के शेयर प्राइस के बारे में भी मुझे आपके साथ बात करनी है। आज बजाज फाइनेंस के शेयर प्राइस में किस तरीके का ऊपर नीचे हुआ वो भी बात करूंगा। 6 अक्टूबर को जो इन्होंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस को दी थी उसका भी एनालिसिस मैंने आपके साथ किया था और मुझे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा था कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी अपने बिजनेस के प्रोफाइल के बारे में अपने स्टेक होल्डर्स को, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उन सब को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है दे रही थी। उसके अलावा बजाज फाइनेंस के जो आज के रिज़ल्ट हैं उस रिज़ल्ट से एक चीज़ और बड़ी अच्छी जो है मुझे लगी वो ये कि मैनेजमेंट जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रही है अपनी रिटेल लोन बुक के बारे में। जो उन्होंने प्रोविजंस बनाए हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है ऐसा लग रहा है कि उन्होंने साफ साफ बताने की कोशिश की है, जो कि हम अभी आज कल अगर अब कुछ बैंकों के एनालिसिस कर रहे हैं तो इवन एक बड़े बैंकों के एनालिसिस के अंदर भी हमने देखने के लिए मिला कि उनके बैलेंस शीट के अंदर उनके फाइनेंशियल्स में वो क्लैरिटी नहीं थी जो क्लैरिटी जो है बजाज फाइनेंस ने जो है दी है। और मैं इसी तरीके के रिजल्ट्स को एक प्रूडेंट रिजल्ट मानता हूँ कि मैनेजमेंट जो है अपने शोल्डर के सामने जो भी कुछ है उसके बारे में बताए बजाय कि उन चीज़ों को छुपाने के। तो मुझे ये रिज़ल्ट कैसे लगे उसके बारे में तो मैं बाद में बात आपके साथ कर ही रहा हूँ। लेकिन देखिएगा सबसे पहली बात क्या है कि मुझे आज बजाज फाइनेंस के रिज़ल्ट जो है देखने से एक चीज़ बहुत बेहतरीन लगी कि मैनेजमेंट को इस बात की चिंता नहीं है कि उनके शेयर प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको चिंता इस बात की है कि जो बिजनेस है उसके बारे में स्पष्ट रूप से वो शेयर होल्डर्स को बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। तो देखिएगा मुझे इस तरीके की जो कंपनियां हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसी कंपनियां बहुत पसंद हैं। देखिएगा बिजनेस मॉडल एक अलग चीज़ है, तो चीज़ें जो स्पष्ट रूप से बताना वो एक काबिल तारीफ काम है जो आज की डेट में जो है काफ़ी जो है मुश्किल है। और जब रतन टाटा की एक बात जो है मुझे याद आती है कि घटिया लोगों से आप जो है विश्वास की उम्मीद ना करें क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ है और आपको घटिया लोग विश्वास वाली चीज़ नहीं दे पाएंगे। तो ये बात जो चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के मामले में मुझे इसलिए अच्छी लगी कि ये जो चीज़ें हैं ये बता रहे हैं कि जी ये चीज़ जो है आपके सामने है। हालांकि आप में से कुछ व्यूअर्स के जो है सवाल रेज हो सकते हैं कि सर वो अपने कस्टमर्स को नहीं बताते हैं कि वो किस तरीके से जो है 0% इंटरेस्ट के ऊपर चार्ज करेंगे। कुछ हरियाणा के केसेस भी जो है हमने देखने के लिए मिले थे, कुछ यूट्यूब के ऊपर भी हमने वीडियो देखी थी जहाँ पे कि बजाज फाइनेंस की जो ब्रांच ऑफिसेज वहाँ पे झगड़े होते हुए जो है मैंने लॉकडाउन के समय पर देखने के लिए मिले। देखिएगा ये जो फाइनेंस के जो मैटर्स हैं उनको ये जिस तरीके से समझाते हैं, जिस तरीके से एग्रीमेंट होता है वो वास्तव में कस्टमर को समझ में ही नहीं आता है। और यही फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने का जो है मुख्य कारण जो है इंडिया के अंदर होता है। तो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि चीज़ें क्या हैं, तो फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से वो लोन एग्रीमेंट को नहीं समझ पाते। और इवन आप देखिएगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट से जब आप 0% EMI के ऊपर भी अगर आप कोई असेट्स खरीदते हैं किसी बैंक का, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ध्यान रखिए कि वो 0% नहीं है। वो हालांकि पैसे आपसे उतने ले रहे हैं लेकिन वो लोन के अमाउंट को कम कर देते हैं और बाकी जो है इंटरेस्ट के रूप में जो है बैंक चार्ज करते हैं। लेकिन अगर वो पार्टी डिफ़ॉल्ट कर दे और 0% EMI के अंदर भी अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगी तो अल्टीमेटली बैंक अपनी पेनल्टी या जो चार्जेस हैं वो लगाते हैं वो जिस तरीके के जो कार्ड्स होते हैं या जिस तरीके के लोन दिए हैं। तो ये एक अलग और डिफरेंट इशू है जिसको मैं इसके साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाह रहा था। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपको आराम से प्यार से अच्छे से समझाऊंगा तो यहाँ पर मैंने आपको इनके बिजनेस मॉडल के बारे में भी बता दिया कि ये पैसा उधार लेते हैं और उधार ही दे देते हैं और बीच में जो अपना ब्याज है
वो जो है कमा लेते हैं। लेकिन अब की और समस्या क्या हो गई, समस्या हो गई कोविड की वजह से। तो जो लोन इन्होंने बांटे हुए हैं वहाँ से रिकवरी अच्छी नहीं आ रही है। और रिकवरी के अंदर ऐसा नहीं है कि इनके अनसिक्योर्ड लोन है, काफ़ी सिक्योर्ड लोन है, लेकिन जो मोटर बाइक हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, या जो रिटेल के बाकी लोन्स हैं, वहाँ पर उनको रिकवर करने तो आप नहीं जाओगे। तो मैनेजमेंट ने प्रूडेंट बेसिस पर काफ़ी अच्छे प्रोविजंस जो है मेंटेन किए हैं। तो मुझे ये रिजल्ट इसलिए अच्छे लग रहे हैं, मैंने ऐसा आपको बताया भी था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी, कि जब हम उसका एनालिसिस कर रहे थे तो उन्होंने भी सारी बातें जो हैं बताई थी, जब मैंने पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स उनके एनालिसिस किए थे। तो चीज़ें स्पष्ट हों तो उससे क्या होता है कि चीज़ें समझने में आसान रहती है और आप अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आपको चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। आज के शेयर प्राइस के अंदर मैं आपके साथ यही बोलना चाहूँगा कि जो आज डाउनफॉल था और 3101 रुपये के जो है प्राइस लगे, तो मैंने आपको अपनी जो वीकली जो वीडियोज़ हैं या आप जो मेरी डेली वीडियोज़ हैं उनमें आप जब देखते हो तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि जो है बजाज फाइनेंस के जो रिजल्ट्स हैं उनमें एसेट्स क्वालिटी के जो कंसर्न्स हैं वो आपको साफ साफ जो है नज़र आएंगे। और ऐसा हुआ अभी आज। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो है अवगत नहीं करा रहा था, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा था जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अब देखिएगा जो रिज़ल्ट हैं, देखिएगा रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं अगर आप इस मामले में देखेंगे कि आप सीधा ईपीएस को देखें। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट इनकम को देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम जो है म्यूटेड है, बढ़ी नहीं है। वही 5,000 करोड़ के आसपास का जो इंटरेस्ट है वो अभी भी इन्होंने अर्न किया है। वही 5,600 5,700 के आसपास की टोटल रेवेन्यूज़ हैं, वही रेवेन्यूज़ हैं जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर के अलावा जो पिछले क्वार्टर में इसी साल के अंदर थे। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो है आपको चेंजेस नहीं है। तो मैं इसमें ज़्यादा आपके साथ निष्कर्ष वाली जो कोई चीज़ है वो शेयर नहीं भी कर सकता। अब यहाँ पर जो एक ही कंसर्न्स है वो है, देखिएगा, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो ये देखिएगा पिछले पीरियड में 1640 करोड़ थे और उससे पिछले साल जब सेम क्वार्टर में देखें तो 581 करोड़ थे। ये वास्तव में वो प्रोविजंस हैं जो कि इनको जो लोन दिए हुए हैं वहाँ पे वसूली में जो इनको प्रॉब्लम आ रही है। ये जो मेजर है इसने पिछले साल के मुकाबले में अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो ये ईपीएस का घटने का मुख्य कारण है। अगर ये नहीं होते प्रोविजंस या पिछले जैसे ही होते तो ये आपको ईपीएस 35 रुपये से ऊपर नहीं जा आती, 35 रुपीज़ से जो भी ईपीएस 14 रुपये 60 पैसे है। तो देखिएगा रिजल्ट तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी भी पैमाने पर जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन बिजनेस अपनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है चल रहा है। लेकिन रीज़न असेट्स क्वालिटी पे है। तो असेट्स की जो क्वालिटी है वो वास्तव में डिटोरिएट हो रही है और वो मैनेजमेंट को भी आभास है और मैनेजमेंट उसके ऊपर प्रोविजन बना रही है। मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ कि आप जब बैंकों के रिजल्ट देखेंगे तो बहुत सारे बैंक नहीं बना रहे हैं और इवन जो दिग्गज बैंक है वो भी नहीं बना रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात लगी क्योंकि उनके जो लोन बुक है, अगर मैं बैंकों की बात करूँ बजाज फाइनेंस के साथ, तो इनकी तो फिर भी सिक्योर्ड लोन है। और अगर उनकी लोन की बुक बात करेंगे तो उनकी क्रेडिट कार्ड लोन है, सिक्योरिटी नहीं है उनके पास। इसी तरीके से उनके पर्सनल लोन है, सिक्योरिटी नहीं है। उनके भी ऑटो लोन्स हैं, लेकिन आप देखिएगा वो बता ही नहीं रहे कि जितना लॉस हो गया। अब इनकी लोन बुक को अगर आप देखें तो इनकी जो लोन बुक है वो 1,02,000 करोड़ की है और 1,02,000 करोड़ की लोन बुक में करीबन 5% का प्रोविजन है इनका, जो कि किसी भी बैंक ने नहीं बनाया हुआ। तो आप ये देखिए कि ये जो चीज़ें हैं इससे मुझे ये तो पता है कि ये प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन वो सब बता रहे हैं या नहीं बता रहे ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर एक्सक्यूजेस जो है आरबीआई गाइडलाइंस की वजह से सारी कंपनियों के पास उपलब्ध हैं, लेकिन ये कंपनी देखिएगा एक ओवरले जो है प्रोविजन बना रही है जो बाकी जगह पर आपको नज़र नहीं आएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 2175 करोड़ का प्रोविजन कंपनी की मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से बना रखा है। जो बाकी प्रोविजन हैं वो लीगल प्रोविजन है जिस तरीके से बनने चाहिए थे। लेकिन आप 2175 रुपये का जो 2175 करोड़ का जो प्रोविजन है आप ये समझिएगा कि कितना बड़ा अमाउंट है। अगर आप इसको ईपीएस के इम्पैक्ट में भी देखेंगे तो ये एक क्वार्टर की ईपीएस के आसपास बनती है। क्योंकि अगर आप 2175 का जो प्रोविजंस हैं तो आप देखिएगा आपके 863 रुपये के प्रॉफिट है, तो 3 क्वार्टर का जो प्रॉफिट है उसके बराबर तो ये इन्होंने प्रोविजंस बना रखा है और अपनी मर्जी से जो बना रखा है। बाकी तो सब कानून के हिसाब से जो उन्होंने बनाए हुए हैं। और अभी भी देखिएगा 8% की जो लोन बुक है करीबन वो अभी भी अंडर मोरेटोरियम है, तो उसमें से करीबन इसके पास 5% का प्रोविजन है। तो वास्तव में इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ जो है दे दी। अब उस 8% में से हम मान के चलिएगा कि चलो
जो 8% की लोन बुक है उसमें से 5% आपको डूब जाएगा, और बाकी एक मोटा मोटी कैलकुलेशन लगाते हैं कि 8,000 करोड़ का लॉस है, 5,000 करोड़ का आपके पास लगभग प्रोविजन है, और 3,000 करोड़ आपके डूब जाएंगे। तो सॉरी 3,000 करोड़ मिल जाएंगे, 5,000 करोड़ डूब जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बैलेंस शीट बिल्कुल ओके है, अगला क्वार्टर बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर उस 3,000 करोड़ में से भी और डूब गए तो जितना उसमें से डूबेगा उतना आपकी बैलेंस शीट और वीक हो जाएगी। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली कि ये जो शेयर है ये अभी 3,000 के ऊपर जो है बहुत लंबे समय तक सस्टेन करेगा, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर की तरफ है। तो मुझे लगता है कि एक बार ये 3,000 के नीचे भी जो है जा सकता है। हालांकि अभी 3,032, 33, 3400 यहाँ पर अब मार्केट वेट एंड वॉच करना चाहिए इस शेयर्स को, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। और नीचे की तरफ हो सकता है कि ये एक बार 3,000 के लेवल के नीचे चला जाए और फिर रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे, सब्जेक्टेड टू द मार्केट कंडीशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 2500-2600 रुपये के आसपास तक कि जो उसके प्राइस आ सकते हैं आने वाले 1-2-3 महीनों के अंदर, अगले क्वार्टर रिजल्ट से पहले, अगर वहाँ से जो अगर आउटकम्स जो है कोविड से रिलेटेड जो है वो नहीं सुधरते हैं तो। लेकिन फिर भी देखिएगा वहाँ पर जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो और ऐसे बैंकों के मुकाबले में और ऐसी NBFCs के मुकाबले में जिन्होंने इन प्रोविजंस को साफ साफ नहीं बताया, उसके मुकाबले में आप यहाँ पर अपना जो जजमेंट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने जिस तरीके की क्लैरिटी दी है वो काबिल तारीफ है। रिजल्ट ख़राब है, मुझे भी पता है, बैलेंस शीट में वीकनेस आ गई है, असेट्स क्वालिटी ख़राब हो गई है, डिटोरिएट हो गई है, नो डाउट। लेकिन क्रेडिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट जो है मुझे उससे बड़ा अच्छा जो है लग रहा है। जो हमने आपको थंबनेल के ऊपर जो बात लिखी है कि प्रूडेंट रिजल्ट्स, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है अकाउंटिंग के अंदर एक प्रिंसिपल होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, यानी कि अगर आपको भविष्य में कोई लॉस होने वाले हैं तो आप उसको आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आपको एक्सपेक्टेड लॉस नजर आ रहे हैं, अगर एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, जब वो गेन होगा तभी आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन लॉसेज हैं तो उनके लिए प्रोवाइड फॉर कर लीजिए। तो इस मैनेजमेंट ने उस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो किया है, जिसको हम प्रूडेंस बोलते हैं। प्रूडेंस का मतलब होता है सतर्क रहना, यानी कि जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाएं तो एक सतर्कता जो है आप रखें। तो हालांकि ये मोस्टली सभी कंपनीज की बैलेंस शीट के अंदर एक जो है आधारभूत जो है संरचना होती है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उसकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है वो यही बात बोलता है कि जब भी एक मैनेजमेंट अपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी तो कंजर्वेटिज्म को जो है फॉलो करना चाहिए अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाते वक्त। लेकिन वो स्ट्रिक्टली कितनी कंपनियां फॉलो करती हैं वो एक अलग मामला है। तो यहाँ पर जो है मुझे ये नहीं पता कि अभी भी ये कम है या प्रोविजन ज़्यादा है, बट ये जो प्रोविजन इन्होंने जो ओवरले प्रोविजंस बनाया हुआ और उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन किया हुआ है, और प्रोविजंस के बारे में और असेट्स क्वालिटी के बारे में जो खुल के कंपनी लिख रही है वो मुझे एक कंफर्ट देता है। जो हमें कुछ बैंकों के अंदर, मैं अभी पीछे कुछ बैंकों का एनालिसिस कर रहा था, वहाँ पे हमें वो कंफर्ट नहीं मिल रहा था। असेट्स का नेचर क्या है, क्वालिटी क्या है, कितना प्रोविजंस उसमें किससे रिलेटेड है, किस तरीके की क्लासिफिकेशंस हैं, वो जो है वहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिली। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट को तो देखिएगा नेगेटिव मानता हूँ, और हमें उम्मीद भी थी ऐसा, क्योंकि 6 अक्टूबर की जो अनाउंसमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली और मैनेजमेंट ने बोला था कि हम बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। वहाँ से देखिएगा तो रिजल्ट वीक है। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कहोगे बढ़िया है, बिजनेस मॉडल बढ़िया है, और बिजनेस मॉडल तो देखिए बढ़िया रहेगा, इंडिया है या कहीं पर भी चलेगा। भाई साहब पैसा उधार किसको नहीं चाहिए, पैसा उधार दे दो, पैसा बांटना भाई साहब लाइन लग जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ग्रोथ तो है बिजनेस में, इसमें तो किसी भी NBFC को लगा लीजिए, भाई तो पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा सब लेने आ जाएंगे। लेकिन बात है लौटाने की, असेट्स क्वालिटी की। तो जो कोविड से असेट्स की प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से जो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी 30% से ऊपर की रेट से ग्रो कर रही थी, तो ये जो असेट्स की जो क्वालिटी खराब हुई है उसने इसकी कमर तोड़ दी। देखिएगा एक दूसरी बात और बताता हूँ आपको बैलेंस शीट के अंदर, कि बैलेंस शीट के अंदर एक कैश की जो लेवल है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ रही है 37,177 करोड़ रुपए जो है इनके पास पड़े हुए हैं, जो पिछले क्वार्टर में 10,353 करोड़ थे। और ये जो इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्होंने पैसा डाला हुआ है, जो 30/9/2019 को कितना था, खाली 10,000, और ये 31/3 में था 20,000। तो अब ये देखिएगा जो जहां 10,000 कैश ये मेंटेन करते थे वहां 27,177 करोड़ कैश मेंटेन कर रहे हैं। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से इनको एक कॉस्ट आ रही है, उसको भी एक कॉस्ट आ रही है। अप्रोक्सीमेटली 220 करोड़ रुपए जो है वो इसके चक्कर में खर्च हो रहे हैं, क्योंकि अपना पैसा तो आपने उधार ले लिया
और वो आप जितने रेट पे आपने पैसा उधार लिया उतने रेट पे बांट तो नहीं रहे हो, लेकिन आप बिजनेस में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कि जब मिलेगी तो बांटेंगे। तो उसके चक्कर में देखिएगा 220 करोड़ रुपए का पैसा खर्च हो रहा है इनकी जेब से, वो भी इन्होंने साफ साफ बताया है। दूसरी ओर हमें एक और अच्छी बात आपके साथ जो बताने जाऊंगा, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना। अगर इन्होंने कोई लोन दे दिए और उस लोन की रिकवरी नहीं हो रही, तो उस पर जो मिलने वाला ब्याज है वो इन्होंने पहले असेट्स में जोड़ दिया था कि भाई हाँ ये तो पैसा मिलेगा, लेकिन इन्होंने उस इंटरेस्ट को अभी लोन में नहीं डाला है, और जो पुराना डाल रखा था उसको भी वापस कर लिया कि नहीं भाई ये मिलेगा ही नहीं, तो ये मेरी इनकम कैसे हो गई। जबकि बैंकों के मामले में क्या है कि वो इंटरेस्ट इनकम के अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ से भी आप देखिएगा तो इन्होंने बैलेंस शीट के अंदर जो क्लीननेस पैदा करने की कोशिश की है वो मुझे जो है काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं उस एंगल से जो है बात कर रहा हूँ। हालांकि रिजल्ट अभी वीक है, तो अभी देखिएगा कोविड की सिचुएशन को कंपनी किस तरीके से हैंडल करती है। तो अभी अगले क्वार्टर तक जो है आपको शायद रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, या प्राइसेस बहुत नीचे के अगर आपको कभी मिले तो वहाँ पर देखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद जो है एक अप्रोप्रिएट डिसीजन आप ले सकते हैं। मैं किसी भी तरीके की सेल या बाय रिकमेंडेशन इस शेयर्स में नहीं कर रहा हूँ, और मेरा जो एनालिसिस है वो सीधा सीधा इस बात से संबंधित है कि इस रिजल्ट के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो 3000 से ऊपर के प्राइस हैं इस रिजल्ट में शायद सस्टेन ना करें, लेकिन जो बातें मैंने अभी आपके साथ बोली कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित या रिजल्ट की क्लैरिटी से संबंधित, वो हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद आए, तो वहाँ से जो है इम्पैक्ट जो है अलग हो सकते हैं शेयर प्राइस पर। बट मुझे फिर भी लगता है कि 2500-2600 रुपये से के आसपास से लेके जो है 3200-3300 के बीच में जो है रेंज शायद अगले क्वार्टरली रिजल्ट तक रहनी चाहिए। अगर इंटरनेशनली मार्केट में या इंडिया की स्टॉक मार्केट में कोई बहुत बड़े उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इस रेंज के अंदर ये शेयर रह सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको सच में सिंपल लगी है तो आप जो है लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको लगता है कि बजाज फाइनेंस की वीडियो वैसे भी बिजनेस के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए जो आपके और स्टॉक मार्केट के जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल हो सकती है, तो आप प्लीज़ उनको जो है शेयर भी करिएगा। और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन। मैं काफ़ी जो है हमारे व्यूअर्स बोलते हैं सर आप कभी बताते नहीं हो कि भाई साहब चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो मैं देखिएगा आज बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं बहुत कम वीडियो में ये बात बोलता हूँ आपके साथ, लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर देखिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा, यानी कि शेयर भी करना है। और फिर भी आपके जो कमेंट्स हैं वो तो मैं देखिएगा पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो आपके कमेंट्स जो है मैं उनको वेलकम करता हूँ। तो अपनी वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।